आरएनए देखेंगे, ठीक है। आरएनए बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही है। न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं, न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं, वो न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, बेसिकली तीन चीजों से बनता है। पेंटोस शुगर से बनता है, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसके अंदर, और फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड तो सेम रहेगा, पर पेंटोस शुगर जो है वो राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर मतलब क्या रहेगा, 5 कार्बन रहेंगे उसके अंदर, और इसमें दो क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स है। हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या OH ग्रुप जो है वहां पर दो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें दो क्या ग्रुप्स प्रेजेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो और नाइट्रोजन बेसिस में जो है ए हमेशा टी से पेयर करेगा और जी हमेशा सी से पेयर करेगा। पर यहाँ पे तो डबल हेलिक्स तो नहीं होता है, सिंगल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा टी के जगह यूरासिल रहेगा, मतलब जहाँ पे भी थाइमिन रहेगा, थाइमिन की जगह यूरासिल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा है, ये स्ट्रक्चर याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे क्या है, राइबोस शुगर डी राइबोस शुगर है, और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है। तो इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए उसके अलावा देखेंगे हम लोग, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, देयरफॉर बेस पेयर रूल इज नॉट एप्लीकेबल। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इसमें बेस पेयर रूल लगने का कोई चांसेस ही नहीं है, बेस पेयरिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो आरएनए को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है उनके फंक्शंस के बेसिस पे। पहला है एमआरएनए। एमआरएनए हम लोग देखेंगे डिटेल्स में, आरआरएनए देखेंगे हम लोग, टीआरएनए देखेंगे, ठीक है। इसमें से हम लोग एमआरएनए और टीआरएनए डिटेल्स में देखेंगे, आरआरएनए के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो एमआरएनए देखेंगे हम लोग, ठीक है, एमआरएनए। तो यहाँ पे हम एमआरएनए को क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ठीक है। देखिए मैसेंजर आरएनए मतलब क्या है, वो एक पर्टिकुलर जीन को कोड करके न्यूक्लियस के बाहर लेके आ रहा है, और राइबोसोम्स क्या करेंगे, उसे रीड करेंगे, रीड करके उसको क्या करेंगे, प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेंगे। उसे नहीं कन्वर्ट करेंगे, वो सिर्फ रीड करके प्रोटीन्स को अरेंज करेंगे, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मान लेते हैं सिंपल, यहाँ पे क्या है मेरे पास एक डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, डीएनए, इसे हम लोग टेम्पलेट्स करेंगे, टेम्पलेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अपोजिट में आरएनए क्या बनेगा, देखिए हमेशा ए से क्या पेयर करेगा, टी पेयर करेगा। तो आरएनए में तो टी नहीं होता, थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह क्या होगा, यूरासिल होगा। क्या होगा, यूरासिल। तो टी से हमेशा ए, सी से हमेशा जी, ए से यहाँ पे फिर से यू रहेगा। तो समझ में आया कैसा कोडिंग हो गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए, अभी देखिए सिंपल, ये एमआरएनए करता क्या है बेसिकली। सिंपल, ये डीएनए, डीएनए से एमआरएनए बनने वाला है, मतलब डीएनए से ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा। अभी मान लेते हैं ये डीएनए है, तो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट में क्या प्रेजेंट, क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो हम लोग उसको डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बोलेंगे, एमआरएनए को कब बोलेंगे, जब कैपिंग हो जाता है उसके बाद हम लोग उसको बोलेंगे एमआरएनए, वो ठीक है, फंक्शनल एमआरएनए बोलेंगे। अभी उस पहले क्या होता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लिक आरएनए रहेगा, समझ में रहे। यहाँ पे क्या है, एचएनआरएनए रहेगा, बेसिकली क्या है ये, एचएनआरएनए कंसिडर करेंगे। एचएनआरएनए में क्या होता है, जो कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एच आर एन ए बोलेंगे, एच एन आर एन ए बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो एच एन आर एन ए के अंदर स्प्लाइसिंग होता है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है, उसके एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को काटा जाता है। एक्सॉन्स क्या, जो पार्ट कोड कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सॉन्स बोलेंगे, और इंट्रॉन्स मतलब जो पार्ट कोड नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्प्लाइसिंग किसके वजह से होगा, एंडोन्यूक्लियोसिस, मतलब एंडोन्यूक्लियोसिस मतलब क्या, वो डीएनए को कट करते हैं, इसीलिए उसको हमने नाम दिया एंडोन्यूक्लियोसिस नाम दिया, ठीक है। अभी ये स्प्लाइसिंग के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी क्या आएगा, लाइगेज आएगा। लाइगेज क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, बाइंड कर देता है। तो ये जो है, जो पीसेस है, जो इंट्रॉन्स है वो निकल जाएंगे, एक्सॉन्स जुड़ जाएंगे आपस में। तो मुझे ये वाला पीस मिल जाएगा, इतना पीस, ये जो दिख रहा है बीच में मिडल वाला, तो ये वाला पीस मिला। फिर उसके बाद उसमें क्या होगा, कैपिंग होगा, क्योंकि आरएनए जो है बेसिकली क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि उसमें दो क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स है, इसीलिए वो बहुत ही अनस्टेबल है। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या ऐड किया जाता है, कैपिंग ऐड किया जाता है, और टेलिंग ऐड किया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल टेलिंग, कैपिंग क्या होता है, टेलिंग क्या होता है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली क्या है, कैपिंग और टेलिंग होने के बाद जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एमआरएनए बोलेंगे, ठीक है। अब कैपिंग और टेलिंग होने के बाद वो न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल है, यहाँ पे हमको कैप दिख रहा है, यहाँ पे कैप दिख रहा है आपको सबको, Yes, sir. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, टेल है। Yes. देखिए
कैप जो है आपको याद रखना है, कैप मिथाइलेटेड ग्वानाइन से बनता है, मिथाइलेटेड ग्वानाइन, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबलाइजर से काम कर रहा है ना, मतलब वो क्या है, ये मिथाइलेटेड ग्वानाइन। उसके बाद होता है, कैप के बाद होता है स्टार्ट कोडॉन, क्योंकि किसी चीज को रीड करने के लिए कोई मतलब कुछ प्रमोटर चाहिए ना, मतलब यहाँ तो उसको पता चलना चाहिए। जैसे अगर मुझे किसी चीज को रीड करना है, अगर मुझे चैप्टर पढ़ना है, तो स्टार्टिंग में कहाँ से करूंगा, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब यहाँ से मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे जीन जो है बीच में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन जो है बीच में प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, ठीक है। तो स्टार्ट कोडॉन में आपको याद रखना है हमेशा, स्टार्ट कोडॉन जो है AUG से स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है, AUG है, AUG से ही स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है। और AUG किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मिथोनिन के लिए कोड करेगा, हम लोग देखेंगे आगे मिथोनिन के लिए कोड करेगा, समझ में आ रहा है। तो AUG को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्ट कोडॉन। उसके बाद होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, जो एक्चुअली जिस प्रोटीन के लिए हम लोग ये mRNA बना है वो इसके अंदर होते हैं, वो जीन जो है इसके अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉप कोडॉन, मतलब स्टॉप कोडॉन क्या करेगा, उस प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेल होगा। टेल जो है पॉली एडेनाइन है, पॉली एडेनाइन टेल मतलब क्या है, जितने भी ए से बनेगा, मतलब एडेनाइन का चेन है वो, ठीक है। पॉली एडेनाइन टेल जो है वो याद रखिए। देखिए हमने यहाँ पे स्टॉप कोडॉन देखा, स्टॉप कोडॉन AUG से बनेगा, पर यहाँ नहीं, स्टार्ट कोडॉन जो है वो AUG से बनेगा। देखिए AUG का मतलब समझ में आ रहा है, एडेनाइन, यूरासिल एंड ग्वानाइन, इसका मतलब है, तो वो स्टॉप कोडॉन को कोड करता है, नहीं स्टार्ट कोडॉन को कोड करता है। अगर स्टॉप कोडॉन की बात करेंगे हम लोग, हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन्स है, तो जो स्टॉप कोडॉन से हम लोग उसको नॉनसेंस कोडॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसी चीज को कोड नहीं कर रहे, वो बेसिकली चेन को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 जो है स्टॉप कोडॉन्स है, UAG, UGA एंड UAA। तो इनके नाम भी है, तो आप लोग याद कीजिए, ठीक है। समझ में ये स्ट्रक्चर समझ में आया mRNA का, क्लियर है ये। हम लोग यस सर। हम लोग mRNA कब बोलेंगे और HN mRNA कब बोलेंगे, ये समझ में आया। जब स्प्लाइसिंग होने के बाद, जब कैपिंग होता है, कैपिंग के बाद हम लोग उसको mRNA बोलेंगे, उससे पहले उसको हम लोग HNRNA बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, जनरल में हम लोग HNRNA कंसिडर नहीं करते, जब हम लोग सेंट्रल डॉग्मा लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं कि DNA टू mRNA, फिर देन mRNA टू प्रोटीन, तो इसमें HNRNA नहीं लिखते, तो बीच में होता है वो, ठीक है। सर वो UAG UGA क्या है वो तीन? वो कोडॉन, हम लोग जब कोडॉन्स पढ़ेंगे ना, देखिए आपको कोडॉन्स पढ़ने से पहले इतना याद रखना है, देखिए ए का मतलब, जहां पे भी ए आएगा, ए का मतलब एडेनाइन है। देखिए डीएनए में सीक्वेंसिंग होता है ना, ATGC ये सब होता है ना, तो ए के एडेनाइन को कोड कर रहा है, यू के यूरासिल को कोड कर रहा है, जी ग्वानाइन को। देखिए कोडॉन जो होते हैं 3 लेटर्स को मिलके एक एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेंगे, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, तो हम लोग वो कोडॉन जब पढ़ेंगे वो पता, तब पता चलेगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप उसको याद रखिए कि AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, ठीक है, इतना याद रखिए, ठीक है। शायद सर स्लाइड्स आर नॉट मच, अच्छा ठीक है, देखते हैं शायद वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे TRN देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर है, ये तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। देखिए TRNA में हम लोग देखेंगे कि TRNA को हम लोग बेसिकली ट्रांसफर RNA भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने बाद में बताओ, ठीक है। सिंपल ये क्या है, बेसिकली स्मॉलेस्ट RNA है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबल RNA भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, NaCl में डिजोल्व हो सकता है, इसीलिए इसको हमने सॉल्युबल RNA भी बोलते हैं। इसको क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि वो जो दिखता है ये क्लोवर लीफ जैसा दिखता है, ठीक है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो अभी यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, पर ये दिखता कैसा है, यहाँ पे डबल स्टैंड्स भी है ना, 2 स्टैंड्स, ये 2 स्टैंड जुड़े नहीं है, पर ये बेसिकली किससे बेस पेयरिंग हो गया है बीच बीच में, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। तो हमको ये क्या है, TRNA ऐसा दिखता है, तो हमको याद रखना है, देखिए यहाँ पे 5 डैश एंड है, यहाँ पे 3 डैश एंड है, ठीक है। DNA का जो स्ट्रक्चर है, इसमें TRNA का जो स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा लूप बना के वापस यहाँ पे 3 डैश एंड है, ठीक है। तो मतलब एक ही क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हमको याद रखना है यहाँ पे, तो इसमें कितने लूप्स हैं, 1 2 3 लूप्स है, ठीक है। तो हम लोग पहला लूप देखेंगे, हम लोग जनरली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 डैश की तरफ से 3 डैश की तरफ रीड करते हैं ना DNA को या फिर RNA को, तो हम लोग यहाँ D लूप से स्टार्ट करेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, D लूप बोलेंगे। ये जो लूप है
जहाँ पे 5 डैश की तरफ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी लूप बोलेंगे। अभी डी लूप का अलग मतलब अल्टरनेटिव नाम क्या है, DHU लूप, जिसे बोलते हैं डी डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल बोलेंगे। देखिए डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल बोलेंगे DHU लूप को, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये क्या करेगा, ये वाला लूप अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइजेशन साइड बोलते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना है डी लूप जो है क्या करता है, अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंटीकोडोन आर्म। तो एंटीकोडोन आर्म जो है, देखिए अभी नीचे मेरे पास ये वाला mRNA, ठीक है, ये mRNA, तो यहाँ पे कोडिंग क्या है, AUG है, ठीक है, AUG है यहाँ पे। तो AUG रहेगा यहाँ पे mRNA के ऊपर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, AUG को कोड बोलेंगे, क्योंकि mRNA जो है वो बेसिकली कोड है। तो कोड है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या लगेगा, अपोजिट में उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड लगेगा ना। ए को हमेशा कौन पेयर करेगा, यू करेगा, और यू को हमेशा ए पेयर करेगा। यहाँ पे जी को कौन पेयर करेगा, साइटोसिन। हाँ साइटोसिन पेयर करेगा। यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी दिख रहा है पर वो सी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी कोडॉन, इसीलिए क्या बोले यहाँ पे एंटी कोडॉन बोले। कोडॉन क्या है, mRNA है। एंटी कोडॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, टीआरएनए के ऊपर होता है। एंटी कोडॉन आर्म के ऊपर जो है टीआरएनए प्रेजेंट होता है। जब ये अगर ये इससे मैच हो जाएगा तब क्या होगा, मतलब वो उससे अटैच हो जाएगा। तो कैसे अटैच होगा वो हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में देखेंगे, ठीक है, जब ट्रांसलेशन हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये लूप समझ में आ गया, ये एंटीकोडॉन लूप क्या होता है या फिर आर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो यूजलेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में ये वाला लूप होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी लूप बोलेंगे। तो टी लूप जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, वो 3 डैश एंड की तरफ प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग टी लूप बोल सकते हैं या फिर GTPCP लूप भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कुछ नया चीज दिख रहा है आपको, यहाँ पे टी दिख रहा है आपको। देखिए हमने बोला था कि टी जो है वो बेसिकली RNA के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, पर ये एक्सेप्शन है जहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में रहे, टी प्रेजेंट है और उसके अलावा यहाँ पे पी भी प्रेजेंट है। पी भी प्रेजेंट है मतलब क्या है ये, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो यूरासिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये पी को सूडो यूरासिल बोलेंगे, ठीक है, या फिर सूडो यूरिडिन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हमको डिफरेंट दिख रही है, एक टी भी प्रेजेंट है यहाँ पे। यहाँ पे जनरली आरएनए के अंदर टी नहीं होता, यूरासिल होता है, पर यहाँ पे क्या है, टी प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे ये साई भी प्रेजेंट है, तो इसको सूडो यूरासिल बोलेंगे। समझ में रहा है, ये क्या करता है, राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करता है। अभी राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन मेकिंग मशीनरीज होते हैं, तो ये राइबोसोम्स को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 डैश एंड की तरफ जाएंगे, तो 3 डैश एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस 3 डैश एंड पे अमीनो एसिड जो है अटैच होकर रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, अमीनो एसिड जो है वो अटैच्ड रहता है, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर है यहाँ तक के, ठीक। अभी हम लोग RNA के बारे में देखेंगे। RNA के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर RNA के प्रोटीन्स भी साथ में रहेंगे उसमें, ठीक है, इसीलिए इसको RNA बोले। और इसको हम लोग को याद रखना है कि लार्जेस्ट RNA है, और इतना पता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। फिर उसके अलावा उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, ठीक है। देखिए अभी देखते हैं हम लोग, टीआरएनए को हम लोग एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। टीआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, एडेप्टर आरएनए भी बोल सकते हैं। उसके अलावा और कुछ चीजें बताना, यहाँ पे कुछ टर्म्स है तो हमको देखेंगे हम लोग क्या है वो। देखिए देखिए पार्ट ऑफ डीएनए मतलब बेसिकली देखिए एक प्रोटीन बन रहा है, किसी जीन से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो उस जीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस चीज को सिस्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। अगर सोचिए अगर वो उस जीन से अगर एक ही पेप्टाइड या फिर एक ही पॉलीपेप्टाइड बन रहा है या फिर प्रोटीन बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। अगर उससे बहुत सारे क्या बन रहे, पेप्टाइड्स बन रहे हैं या फिर प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो उसको हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। सिस्ट्रॉन मतलब क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए, याद रखिए सिस्ट्रॉन मतलब क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए जो क्या कर रहा है, वो एक प्रोटीन को कोड कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग सिस्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो मोनोसिस्ट्रॉन और पॉलीसिस्ट्रॉन याद रहेगा आपको। फिर उसके बाद सी वैल्यू, ये सी वैल्यू जो हमने कहाँ पढ़ा था, सी वैल्यू हमने कहाँ पढ़ा था, याद है आपको, सेल डिवीजन में पढ़ा था, ठीक है। तो 4C 2C हमने वैल्यूज दिए था ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली सी वैल्यू का मतलब क्या है, टोटल डीएनए कंटेंट होता है। तो टोटल डीएनए कंटेंट अगर मैंने सी वैल्यू कितना है, सी वैल्यू तो हम मैं क्या बताऊंगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में कितना रहता है वो बताऊंगा, ठीक है।
अभी देखिए ये एन है मतलब 1C है, अगर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है तो उसको हम लोग 2C बोलेंगे, अगर यहाँ पे 4 रहेंगे सेट्स तो उसको 4C बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, तो इसको जनरली एक्सप्रेस किया था पिकोग्राम्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ चीजें यहाँ पे देखिए, ह्यूमन जीनोम जो है अराउंड 3 बिलियन बेस पेयर से बना हुआ है। मतलब कितने बेस पेयर से बना है वो? 3 बिलियन बेस पेयर्स। तो कितने कितने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, नहीं कितने न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, बेसिकली कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उसके अंदर? बेस पेयर्स का मतलब क्या है? 3 बिलियन बेस पेयर्स है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे उसके अंदर? इंटू 2 हो जाएगा ना, उतने 6 बिलियन। न्यूक्लियोटाइड, हाँ 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे उसके अंदर, समझ में? और देखिए अराउंड कितना मीटर है? 2.2 मीटर से इतना लंबा है ह्यूमन जीनोम जो है, ठीक है। तभी देखिए, ये तो मैंने बता दिया 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है वो हर कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में इतना स्पेस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नया टर्म है जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स का मतलब क्या होता है? मोबाइल, मतलब वो जीन्स जो एक जगह से लोकेशन जो है उनका चेंज होते रहता है, मतलब एक जगह प्रेजेंट है तो वो दूसरी जगह भी प्रेजेंट, जंप करेंगे, वो निकल जाएंगे वहां से, ठीक है, उसको हम लोग जंपिंग जीन्स बोलेंगे। तो ये सभी सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। डीएनए जो है जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पर ये एक्सेप्शंस में होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, समझ रहे हैं? वो हमने आरएन इसमें देखा था, वायरसेस में देखेंगे हम लोग। तो एक वायरसेस का क्लासिफिकेशन है बैलेटमोर क्लासिफिकेशन करके, ठीक है, वायरसेस को क्लासिफाई किया है 7 ग्रुप्स में। तो वो बैलेटमोर क्लासिफिकेशन में से जो सेकंड ग्रुप जो है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, मतलब जो सेकंड ग्रुप में जिनको रखा गया है वायरसेस को, तो उसमें जो डीएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। हमें पता है कि सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, पर इसमें क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। उसके अलावा रियो वायरस जो होता है उसमें क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब रियो वायरस के अंदर क्या है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये एक्सेप्शन है, ठीक। देखिए नेकेड डीएनए किसे बोलेंगे? अगर डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन्स के सराउंडिंग में, हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेकेड डीएनए बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स भी देखेंगे, समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये देखिए वुडॉक ने पहली बार ऑब्जर्व किया था कुछ थिकनिंग रहता है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? थिकनिंग्स है, मतलब कुछ थिकनिंग पार्ट्स है। तो उसको उन्होंने क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर उनको मिला कि कुछ थिकनिंग्स है। तो वो थिकनिंग्स को उन्होंने क्या दिया है? ऑडिट ने नाम दिया है न्यूक्लियोसोम करके। क्या नाम दिया उसको? न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है, ऑडिट ने। फिर बाद में पता चला कि वो हिस्टोन ऑक्टोमर है प्लस डीएनए, मतलब हिस्टोन ऑक्टोमर मतलब प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड चेन कितने हैं? 8 पॉलीपेप्टाइड चेन है वहां पे, ठीक है। इसीलिए ऑक्टोमर बोला। कैसे ऑक्टोमर है देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे सिंपल जो है न्यूक्लियोसोम जो होता है उसको देखिए, न्यूक्लियोसोम में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन किस में, कौन सा अमीनो एसिड उसमें ज्यादा होता है? लाइसिन और आर्गिनाइन ज्यादा होता है। हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड ज्यादा रहेगा? आप याद रखिए, लाइसिन और आर्गिनाइन, ठीक है, दोनों रहेंगे। तभी क्या है, देखिए अगर डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज है, डीएनए निगेटिवली चार्ज है, अगर दोनों जो है बाइंड करके, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों बाइंडेड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये न्यूक्लियोसोम जो है, या तो फिर न्यूक्लियोसोम बोलेंगे उसे, तो वो कैसा होना चाहिए? बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तभी हिस्टोन प्रोटीन जो है वो दो, इसमें क्या रहेंगे? 4 टाइप के रहेंगे। एक H2A, H2B, H3, H4। ये दोनों दो दो रहेंगे, मतलब इसके दो, इसके दो, इसके दो, इसके दो, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 8 हिस्टोन्स हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको ऑक्टामर बोला है, हिस्टोन ऑक्टामर बोला है। देखिए हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब क्या आता है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। देखिए ये 8 आपको दिख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, 1 2 3 4, इसके पीछे 4। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स है। इसके सराउंडिंग में जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है? बेसिकली डीएनए है। तो डीएनए ये दोनों को लिंक करके H1 प्रोटीन ने क्या किया? H1 हिस्टोन प्रोटीन ने लिंक करके रखा है, दोनों को पकड़ के रखा है। तो जनरली ये ऐसा दिखता है कुछ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 पीछे की तरफ है, तो ये क्या है? बाइंडेड है, मतलब ये क्या है? हिस्टोन न्यूक्लियोसोम्स है। इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोसोम जो है, अगर ये न्यूक्लियोसोम के सराउंड, मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन के सराउंड में जो डीएनए है वो कितना कॉइल्ड है? 1 पॉइंट कितने बार है? 1.7 टाइम्स है, ठीक है।
अभी ये दोनों डीएनए को किसने बांध के रखा है? H1 प्रोटीन ने, मतलब H1 क्या है, हिस्टोन प्रोटीन ने बांध के रखा है उसको, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, क्लैम्प बोलेंगे, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, क्लैम्प बोलेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो हिस्टोन प्रोटीन के सराउंड में जो डीएनए है, तो उसमें कितने बेस पेयर्स रहेंगे, उसमें 146 बेस पेयर्स रहेंगे। और ये दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए बोलेंगे। अराउंड 60 बेस पेयर्स का वो रहेगा। तब ये समझ में आया, 1/1 अपॉन 1/3/4 मतलब क्या है, 1.7 टाइम्स जो टर्न्स है हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में डीएनए ले रहे हैं, ठीक है। इसी का मतलब क्या, 1.7 टर्न्स होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ तक सबको क्लियर रहेगा, तो हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आगे, ये बताने के लिए कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव हुआ। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो वो चीजें देखने वाले। तो पहला एक्सपेरिमेंट है जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। याद रखिए, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से धीरे धीरे क्लू मिलता गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया हम लोग देखेंगे। देखिए, इन्होंने क्या किया, एक माइस के अंदर क्या, एक माइस लिया, तो उनको पता है कि माइस में एक डिसीज होता है, जिसके कौन सा, उसका रीजन कौन है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। कौन सा बैक्टीरिया हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन है, दो वेराइटीज है। एक स्मूथ वेराइटी है और एक रफ वेराइटी है। एक स्मूथ वेराइटी है ये, और एक रफ वेराइटी है। स्मूथ वेराइटी जो है वो क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। स्मूथ वेराइटी क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। और रफ वेराइटी क्या करता है, डिसीज नहीं कॉज करता है, ठीक है। किस में कॉज कर रहा है डिसीज जो है, ये माइस के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग S1 S2 S3, इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग S कंसिडर करते हैं। S1 S2 S3 निकाल देते हैं, और R1 R2 R3 ये निकाल देते हैं, ठीक है। इसको भूल जाते हैं, सिर्फ हम लोग S याद रखेंगे इसके लिए। रफ के लिए हम लोग R याद रखेंगे, ठीक है। अभी देखो, एस स्ट्रेन जो स्मूथ वाला स्ट्रेन है, वो कैसा है, वायरुलेंट है, मतलब पैथोजेनिक है, मतलब वो डिसीज कॉज कर सकता है, इसे हम लोग वायरुलेंट बोलेंगे। और रफ स्ट्रेन कैसा है, नॉन वायरुलेंट है, मतलब वो डिसीज नहीं कर रहा है, मतलब वो अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट भी किया है माइस के अंदर वो बैक्टीरियल स्ट्रेन को, तो वो कुछ हार्म नहीं करेगा। पर जो स्मूथ वाला स्ट्रेन है वो क्या करेगा, पैथोजेनिक है, मतलब उससे डिसीज कॉज होगा। इतना तो क्लियर है अभी आपको। तो अभी जो ग्रिफिथ ने कौन से एक्सपेरिमेंट किया वो देखेंगे, कैसे ये प्रूव किया है। उन्होंने क्या किया है, पहला एक्सपेरिमेंट जो किया है, उन्होंने क्या किया है, रफ स्ट्रेन लिया है, मतलब रफ स्ट्रेन जो डिसीज नहीं कॉज करता है, उसको उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया। मतलब रफ बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो माइस जो है वो जिंदा था, मतलब उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, जो स्मूथ वाला स्ट्रेन है, स्मूथ वाला जो बैक्टीरिया है, उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो माइस जो है वो क्या हो गया, मर गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, जो एस वाला स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन जो है, उसको उन्होंने क्या किया, हीट किल कर दिया, मतलब गर्म करके उसको मार दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, माइस के अंदर इंजेक्ट किया है। तो माइस जो है वो मर जिंदा था, माइस जिंदा था, समझ में रहा है। हीट करने के बाद भी, माइस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद वो क्या है, जिंदा था, माइस जिंदा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या, एक रफ स्ट्रेन लिया, रफ स्ट्रेन के साथ जो हीट किल किया वाला एस वाला स्ट्रेन था वो यूज किया। उसके बाद उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस जो है वो क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया यहाँ पे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसके कंक्लूजन हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ये क्या हुआ है। नो सर। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ सर से। हीट मतलब क्या किया? उसको गर्म कर दिया। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे ना, उसको कोई कल्चर के ऊपर, पेट्री प्लेट के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे। उसको क्या करे, उन्होंने क्या किया, हीट किल कर दिया, मतलब किसी सॉल्यूशन के साथ उसको डाल के उसको बॉईल कर दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी बॉईल करेंगे तो क्या है, जितने भी प्रोटीन है वो सब खत्म हो जाएंगे, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। तो आपको याद रखना है, देखिए आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। माइस है, माइस को, माइस में जो है इन्फेक्शन जो है स्टेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू दो इन्फेक्शन होता है। तो दो है वेराइटीज है इसके, मतलब जो बैक्टीरिया है उसके दो स्ट्रेन है। एक स्मूथ स्ट्रेन है और एक रफ स्ट्रेन है। स्मूथ स्ट्रेन जो है वो डिसीज कॉज करता है, और रफ स्ट्रेन जो है वो डिसीज कॉज नहीं करता है। तभी उन्होंने इसके ऊपर से कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो देखेंगे हम लोग। देखिए, इन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट वन किया है। एक्सपेरिमेंट वन में उन्होंने क्या किया, एक रफ स्ट्रेन लिया है, और उन्होंने माइस को इंजेक्ट किया है। स्मूथ वाला जो बैक्टीरिया नहीं, रफ वाला जो बैक्टीरिया उसको यूज किया है, उसको क्या किया है, माइस को इंजेक्ट किया है। अभी माइस जो है वो जिंदा था, माइस को कुछ हुआ नहीं, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एस वाला स्ट्रेन लिया, एस वाला स्ट्रेन लिया, एस वाला जो बैक्टीरिया है वो लिया, स्मूथ वाला। तो उसको उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया। माइस जो है वो
मर गया, ठीक है। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था। अभी थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, हीट किल किया किसको, एस ट्रेन को, जो वायरलेंट था उसको हीट किल किया। हीट किल किया मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड किया उसको, वो क्या हो गया, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा देते तो क्या होगा, बैक्टीरिया जनरली मर जाता है, ठीक है, या फिर किल हो जाता है, ठीक है। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट में हीट किल करके उन्होंने माइस को इंजेक्ट किया, तो माइस जो है वो बच गया, ठीक है। अभी हीट किल किया मतलब क्या, माइस वो जो बैक्टीरिया वो मर जाएगा, तो बच गया, माइस जो है बच गया, ठीक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया है, रफ वाला स्ट्रेन लिया है, पर उन्होंने हीट किसको, रफ वाला स्ट्रेन लिया है और स्मूथ वाला भी स्ट्रेन लिया। स्मूथ वाले स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल करके दिया है और रफ वाला स्ट्रेन जैसा का वैसा दे दिया, तो अभी वो माइस जो है वो मर गया। समझ में आ रहा है, ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूड किया है कि जो उन्होंने बोला है कि जो आर आर वाला माइस था वो कन्वर्ट हो गया है, समझ में रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो गया है एस वाले माइस में, समझ में रहे। आर वाला जो माइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस वाले माइस में, ठीक है। अभी तक इनके ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये नहीं पता चला कि वो क्या चीज है, समझ में आ रहा है। उन्होंने ये तो बताया कुछ तो है कि वो उस रफ वाले स्ट्रेन को स्मूथ वाले स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, रफ वाला। यस सर। देखिए आप, ठीक, हम्म, देखिए ये वाला वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको पूरा रीड करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली सिंपल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। देखिए ये वायरल स्ट्रेन है, बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरल स्ट्रेन है। तो वायरल स्ट्रेन को अगर इंजेक्ट किया है माइस के अंदर तो क्या हो गया, मर गया वो माइस, क्या हो गया, मर गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। हाँ, अभी नॉन वायरल स्ट्रेन है जिसको हमने क्या बोला है, रफ बोला है, मतलब वायरल स्ट्रेन कौन सा है, स्मूथ वाला है, और ये रफ वाला के नॉन वायरल स्ट्रेन है। तो इसको इसको इंजेक्ट करने के बाद माइस जो है जिंदा था, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो स्मूथ वाला जो है, स्मूथ वाला जो बैक्टीरिया है उसको हीट किल किया, मतलब गर्म कर दिया उसको, ठीक है। अभी गर्म करने के उसको इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो माइस जो था वो जिंदा था, समझ में आ रहा है। अभी सेकंड इसमें उन्होंने क्या किया, स्मूथ वाले को हीट कर दी, हीट किल किया, और प्लस उन्होंने क्या किया, जो नॉन वायलेंट है, जो आर जिसको हमने क्या बोला है, रफ बोला है, तो रफ को भी मिला के उन्होंने इंजेक्ट किया, तो माइस जो है मर गया, समझ में आ रहा है, डेड हो गया। तो इससे हमको देखिए यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, ये मर गया माउस, उसके बाद जो उसके अंदर जो टिश्यू से क्या मिला है, वायरलेंट वाला स्ट्रेन मिल गया, समझ में आ रहा है, टिश्यू के अंदर से वायरलेंट वाला स्ट्रेन मिला है। तो देखिए ये बैक्टीरिया के वजह से, वायरलेंट वाले बैक्टीरिया की वजह से ये मर गया, ठीक है। तो उसके अंदर के टिश्यू से क्या मिला है, वायरलेंट वाला मिला है। अभी नॉन वायलेंट जब इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, अगर ये जिंदा है माइस, मतलब क्या इसके इम्यून सिस्टम ने इसको मार दिया रहेगा, इस बैक्टीरिया को, नॉन वायलेंट को, तो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। अभी उन्होंने हीट किल वायलेंट बैक्टीरिया को क्या किया है, इसके अंदर इंजेक्ट किया, तो ये सर्वाइव कर गया माइस। तो सर्वाइव कर गया मतलब कि इसके इम्यून सिस्टम ने ये बैक्टीरिया को मार दिया रहेगा, मतलब मार दिया मतलब ऑलरेडी मरा हुआ है, ठीक है, वायलेंट किल्ड है, मतलब वायरल हीट किल करके मारा, तो बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। अभी थर्ड इसमें क्या है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हीट किल किया वाला जो स्मूथ स्ट्रेन है उसको उन्होंने क्या साथ में क्या दिया, रफ वाला स्ट्रेन दिया। इंजेक्ट करने के बाद माइस जो है डेड हो गया, उसका टिश्यू एनालाइज करने के बाद उनको क्या पता चला कि वो वायरुलेंट है। ये जो है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ये एक्सटेंडेड ग्रिफिथ है, मतलब ये नीचे वाला ग्रिफिथ नहीं, नीचे वाला नहीं बताया उन्होंने, ठीक है, समझ में आया ये। यहाँ तक हमको याद रखना है कि उन्होंने, ग्रिफिथ ने क्या बोला है, कुछ तो ऐसा है जो स्मूथ को, मतलब रफ को स्मूथ में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो कि स्मूथ की स्मूथ में स्मूथ अंदर से ही निकल रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद 3 साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। तो अभी ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया। सेकेंड, उसके कुछ यस सालों सर। बाद के अराउंड 16 इयर्स के बाद 1944 में एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने, तीनों ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया और कुछ अलग ऑब्जर्वेशंस बताए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सेम जैसे स्मूथ वाले को, स्मूथ वाला जो है और ये स्मूथ
देखिए इसको हीट किल किया उन्होंने, बेसिकली क्या किया, हीट किल किया और रफ वाले के साथ मिला के उन्होंने माइस को दिया, माइस जो है वो मर गया, ठीक है। बेसिकली स्मूथ वाला जो बैक्टीरिया है उसको मिला, उसको हीट किल कर दिया, और प्लस जो है रफ वाला बैक्टीरिया उसको साथ में मिला के उन्होंने दिया, तो जो माइस है जिंदा है। तो अभी उन्होंने क्या किया है, तो माइस नहीं, माइस मर जाएगा ना, दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो मर जाएगा। उन्होंने उसका टिश्यू सैंपल जो लिया उसको टेस्ट किया उन्होंने। तो टेस्ट कैसे किया हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टेस्ट उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने टेस्ट किया, उस टिश्यूज को टेस्ट किया उन्होंने। पहले क्या यूज किया, प्रोटीएज यूज किया। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन्स को क्या करेगा, डीनेचर कर देगा, मतलब तोड़ देगा। अगर वो जो मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जो एस ट्रेन के अंदर से आर ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो प्रोटीन होता, तो जब प्रोटीएज हम लोग यूज करेंगे तो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है, डीनेचर होंगे। फिर डीनेचर होने के बाद उसको अगर हम लोग माइस को देंगे तो माइस के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा, नहीं फिर भी सेम रिजल्ट है, मतलब फिर भी माइस मर जा रहा है। मतलब जो मटेरियल जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, प्रोटीन नहीं है। इतना पक्का हो गया अभी। उन्होंने क्या किया, फिर आरएनएस यूज किया। आरएनएस क्या करेगा, आरएनए को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। आरएनए को ब्रेक करेगा, तब भी उन्होंने वो सेम ऑब्जर्वेशन देखा कि माइस जो है वो मर जा रहा है, ठीक है। उन्होंने थर्ड में क्या यूज किया, डीएनएस यूज किया। अभी डीएनएस जो है, डीएनएस यूज करने के बाद डीएनएस क्या करेगा, बेसिकली डीएनए को ब्रेक करेगा। तो वो ऑब्जर्वेशन जो आ रहा है उनको सेम ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब माइस जो है वो जिंदा रहा। समझ में आ रहा है इसमें। इसका मतलब ये प्रूव होता है डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, या तो फिर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है और किसी चीज के लिए कोड कर रहा है। जैसे रफ स्ट्रेन जो है वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया ना, मतलब डीएनए जो है, डीएनए की वजह से जो है रफ स्ट्रेन जो है वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये वहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, प्रूव डीएनए इज अ मॉलिक्यूल रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इस चीज को उन्होंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। मतलब डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो गया है। समझ में आ रहा है। तो ये सीक्वेंस है, पहले ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर, फिर उसके बाद तीन साइंटिस्ट कौन है वो, तीनों का नाम याद रहेगा, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, तीनों का नाम याद रखिए। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग देखने वाले हैं। इसका कंफर्मेशन जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू आएगा। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है। यस सर। यस सर।